वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल की विशेषताओं और महत्वों को। इससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। क्या होता है वैज्ञानिक प्रबंधन किया क्यों गया, ये जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो उद्योगों के विकास के साथ साथ प्रबंधन की आवश्यकता भी बढ़ती गई। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, मैनेजमेंट की आवश्यकता बढ़ती गई, है ना। उद्योगों को, अगर हमको उद्योग में ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, श्रमिकों को संतुष्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको उत्पादकता, जो लागत आ रही है उसको कम करना है। तो उन सब के लिए आपको बेहतर प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट की आवश्यकता इसके विकास के साथ साथ बढ़ती गई। प्रारंभिक काल में मतलब पहले जो प्रबंध होता था वो अनुभव, परंपरा और अनुमान पर आधारित होता था। जिससे होता क्या था, जिससे उत्पादन में अपव्यय, श्रमिक असंतोष एवं लागत में वृद्धि होती थी। ठीक है, इसमें खर्च ज़्यादा होता था। श्रमिक असंतोष क्यों रहते थे, हो सकता है काम के घंटे ज़्यादा रहते हों, काम का बोझ ज़्यादा रहता हो, है ना, और जो उनकी मजदूरी है वो कम रहती हो। तो इस वजह से भी इन सब समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया, वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल को लाया गया। तो देखो, इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का विकास हुआ। इस विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है कार्य को क्या करना, वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना और उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन माने जाते हैं, विंस्लो टेलर। याद रखिएगा नाम, एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो कौन थे, वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक माने जाते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। टेलर और उनके सहयोगी थे जिन्होंने कई प्रकार की अवधारणाएं दी हैं, जैसे कार्य अध्ययन, समय अध्ययन, गति अध्ययन, मानकीकरण तथा प्रोत्साहन मजदूरी, मतलब मजदूरी को बढ़ा के जो मजदूर है उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, कार्य का अध्ययन करना, क्यों, कैसे कार्य करते हैं, कितने समय में कार्य करते हैं, कार्य करने की उनकी गति क्या है। ठीक है, ये सब का क्या करना, अध्ययन करना। ये सब अवधारणाएं विकसित की गई और यही क्या कहलाती है आपकी वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल। ठीक है, अब देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल की विशेषताओं को। तो इनकी विशेषताएं क्या है, देखो। विज्ञान पर आधारित प्रबंधन। तो इसकी पहली विशेषता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो किस पे बेस होता है, वो साइंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो विज्ञान पे आधारित जो प्रबंधन है, देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें प्रबंधन को कला ना मानकर विज्ञान माना गया है। प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक विधियों जैसे कि निरीक्षण, प्रयोग, विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर किया जाता है। अनुमान, परंपरा एवं व्यक्तिगत अनुभव के स्थान पर तथ्य एवं आंकड़ों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये पहले क्या होता था, अनुमान, परंपरा, है ना, और व्यक्तिगत जो अनुभव है उस पर बल दिया जाता था, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये है आपके विज्ञान पर आधारित प्रबंधन। अब देखते हैं कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए, इस स्कूल के अनुसार प्रत्येक कार्य का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कार्य को करने का सबसे उत्तम, सरल और कम समय लेने वाला तरीका कौन सा है। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे क्या हो, कार्य अच्छा हो, सरल हो और कम समय में पूरा हो। तो एक तरीका मान सकते हैं इसको। इसके अंतर्गत समय अध्ययन, टाइम स्टडी, गति अध्ययन, मोशन स्टडी एवं विधि अध्ययन, मेथड स्टडी सम्मिलित है। अब मानकीकरण क्या है, मानकीकरण मतलब किसी भी कार्य को क्या करना, नियमों के आधार पर करना, एक सिस्टमेटिक वे में करना, ताकि क्या हो, उस कार्य में एकरूपता लाई जा सके। अगर किसी भी कार्य को एक नियम के तहत करते हैं तो हर क्षेत्र में, हर जगह वो क्या होगा, उसी नियम के तहत कार्य चलेगा, तो कार्यों में क्या होगी, एकरूपता होगी। तो देखो, वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य विधियों, औजारों, मशीनों, कच्चे माल, कार्य समय एवं कार्य परिस्थितियों का मानकीकरण किया जाता है। इससे कार्य में एकरूपता आती है, अपव्यय कम होता है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। कार्य एवं दायित्वों का विभाजन क्या किया जाता है इस विधि के तहत, है ना, इस स्कूल के तहत क्या होगा, कार्यों का और दायित्वों का विभाजन किया जाएगा। कौन से कार्य किन मजदूर को करने हैं, है ना, उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उनको दिया जाएगा और कुछ दायित्व सौंपे जाएंगे।
जैसे इस सिद्धांत के अनुसार योजना निर्माण, प्लानिंग का कार्य कौन करता है? प्रबंधक का होता है। प्लानिंग कौन करेगा? प्रबंधक करेगा। तथा कार्यान्वयन, अगर कोई प्लानिंग की गई है तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? श्रमिकों का। ठीक है, तो कार्यान्वयन का जो कार्य होगा वो श्रमिकों का होगा। जो प्लानिंग प्रबंधक करेगा उसको पूरा करने का काम किसका होगा? श्रमिकों का होगा। और इससे श्रमिक केवल कार्य निष्पादन पर ध्यान देते हैं और प्रबंधक योजना एवं नियंत्रण पर। तो क्या होगा? कार्य और दायित्वों का विभाजन होता है तो कार्य भी आसानी से किए जाते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति भी आसानी से की जा सकती है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 5वां पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण। क्या करना? वैज्ञानिक चयन करना और प्रशिक्षण देना। तो वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल ये मानता है कि प्रत्येक कार्य उपयुक्त व्यक्ति का वैज्ञानिक चयन किया जाना चाहिए और चयन के पश्चात श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। तो वैज्ञानिक चयन कैसे? आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए चयनित नहीं करोगे, आप उसकी योग्यता देखोगे कि उस कार्य के लिए क्या वो व्यक्ति योग्य है। उसके पश्चात आप क्या करोगे? उसका चयन करोगे। उसके बाद भी उसको क्या करना है? आपको उस कार्य में और ज़्यादा वो पारंगत हो, इसके लिए उसको प्रशिक्षण देना है। ठीक है, ताकि उसकी कार्यकुशलता और बढ़ जाए। तो क्या किया जाएगा? वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण किया जाता है इसके माध्यम से। और देखो कार्यात्मक पर्यवेक्षण, तो टेलर ने परंपरागत एक पर्यवेक्षक प्रणाली के स्थान पर कार्यात्मक पर्यवेक्षण का सिद्धांत दिया। इसमें एक श्रमिक पर विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विशेषज्ञ पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं जिससे विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। ठीक है, अलग अलग जो श्रमिक होंगे उनके लिए अलग अलग विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा ताकि वो क्या कर सके? उनको प्रशिक्षण अच्छे से दे पाए। ठीक है, और है प्रोत्साहन मजदूरी प्रणाली। तो वैज्ञानिक प्रबंधन में श्रमिकों को अधिक उत्पादन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे टुकड़ा मजदूरी प्रणाली हो गया आदि। इससे श्रमिक अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और देखो अधिकतम उत्पादन पर बल, तो ये जो स्कूल है, ये जो थॉट है ना आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो विचार है, जो स्कूल है वो क्या करता है? वो प्रोत्साहन मजदूरी प्रणाली का सपोर्ट करता है। कैसे? वैज्ञानिक प्रबंधन में श्रमिकों को अधिक उत्पादन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या होता है? श्रमिकों को अगर वो अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए उनको आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। हो गया। और क्या है? अधिक उत्पादन पर बल। तो इस स्कूल का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिक उत्पादन न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना। ऐसे नहीं अधिक उत्पादन प्राप्त करने लागत भी अधिक होनी चाहिए, नहीं, आपको कम लागत पे अधिक उत्पादन करना है। और इसके लिए कार्य की गति, समय एवं श्रमिक की क्षमता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। देखो 9वां पॉइंट हमारा प्रबंधन एवं श्रमिकों के हितों का समन्वय। तो जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना वो ये मानता है कि प्रबंधन और श्रमिकों के हित एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में समन्वय होना चाहिए। अधिक उत्पादन से प्रबंधक को लाभ तथा श्रमिकों को अधिक मजदूरी मिलती है, इसीलिए क्या होना चाहिए? दोनों के हितों का समन्वय होता है। मानसिक क्रांति, टेलर ने प्रबंधन और श्रमिकों दोनों के दृष्टिकोण में मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। दोनों को आपसी संघर्ष छोड़कर सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए और इसी में उन दोनों की क्या है? भलाई भी है, लाभ भी है। ठीक है, दोनों को ही लाभ प्राप्त होगा इसके माध्यम से। तो ये है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनकी विशेषताएं क्या हैं, आगे हम इसके महत्व को देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे।